आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार से अमेरिकी संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है, जो अमेरिका का प्रथम नागरिक होता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 1 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि समस्त प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को राष्ट्रपति के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 14 वर्ष तक निवासी के रूप में रह चुका हो, वह कदाचित दुर्व्यवहार के आधार पर किसी अपराध के संबंध में सजाया को प्राप्त व्यक्ति न हो, वह पागल बूढ़ी दिवालिया न हो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव में प्रचार करने की सत्ताई होती है। उसके बाद अगर बात आती है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का माना जाता है। यद्यपि वह समय से पूर्व स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, उसका देहांत हो सकता है और कांग्रेस के द्वारा महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाया जा सकता है। उसके बाद अगली बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से मुक्तियां प्राप्त होती हैं। जिस कार्य से भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को संविधान के अनुसार की जो मुक्तियां प्रदान की गई हैं, इसी प्रकार से अमेरिकी संविधान के द्वारा भी राष्ट्रपति को बहुत सारी मुक्तियां प्राप्त होती हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुक्ति बात की जाती है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, अर्थात उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उसे गवाह देने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध आदेश और परमादेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। ये इस प्रकार की नियमानुसार सभी प्रकार के उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को लगभग $2 लाख प्रति वर्ष वार्षिक वेतन रूप में मिलता है, लेकिन ये कर मुक्त नहीं होता है। उसे भी नियमानुसार टैक्स पे करना होता है, टैक्स देना ही होता है। उसे निःशुल्क आवास की सुविधा प्राप्त होती है, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। उसे निजी यात्रा के लिए जहाज की व्यवस्थाएं होती हैं, जलयान की व्यवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार के विकल्प की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जब वर्णन की बात कर रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है उम्मीदवारों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है, पहला चरण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीदवार के मनोनयन हेतु अर्थात देश में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए जिस विधि को अपनाया गया है, जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिस पद्धति को अपनाया जाता है, उसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थात उम्मीदवार के मनोनयन की जो पद्धति होती है वह परंपरा प्रधान व्यवस्था में ही जा सकती है। उम्मीदवारों के मनोनयन हेतु सभी राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय समिति के द्वारा अपने अपने दल के लिए सम्मेलन और स्थान का निर्धारण किया जाता है। अर्थात उम्मीदवार के मनोनयन हेतु सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने ही दल के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है। इस प्रकार के उस सम्मेलन के समय और स्थान के बारे में उस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मनोनयन हेतु उस देश की अखिल देश के सम्मेलन के माध्यम से जो व्यवस्था की जाती है, उस देश की जो केंद्रीय समिति होती है, जो राष्ट्रीय समिति होती है, उसके द्वारा उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। केंद्र में होता है कि उम्मीदवार चुनावी वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में इस प्रकार के सभी अखिल देश से सम्मेलन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का मनोनयन किया जाता है। इस सम्मेलन में लगभग 1500 से लेकर 3000 तक की संख्या में प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न उपायों द्वारा चुने जाते हैं। कुछ प्रतिनिधि प्रारंभिक क्षेत्र से चुने जाते हैं, कुछ प्रतिनिधि राज्य सम्मेलनों के द्वारा राज्य सम्मेलन से जाते हैं और कुछ केंद्रीय समिति द्वारा चुने जाते हैं। यह सम्मेलन काफी शोर शराबे से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें सभी नेता परस्पर सौदेबाजी करने का काम करते हैं, परस्पर सौदेबाजी करते हैं। यह सम्मेलन जब तक चलता रहता है, जब तक किसी एक प्रत्याशी को सभी प्रतिनिधि का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता है,
इसी प्रकार से राष्ट्रपति पद के बारे में भी इसी प्रकार के पद को अपनाया जाता है। केवल इतना ही रहता है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के दोनों ही प्रत्याशी न केवल अलग राज्य होने चाहिए, बल्कि वे अलग क्षेत्र से होने चाहिए, अर्थात वे एक ही क्षेत्र से नहीं होने चाहिए, एक राज्य से नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से उम्मीदवारों का मनोनयन की पद्धति होती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का पहला चरण माना जाता है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, चुनाव अभियान। चुनाव अभियान यह अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण माना जाता है। उम्मीदवारों के मनोनयन हेतु आमंत्रित सम्मेलन के समाप्त होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के द्वारा मनोनीत प्रत्याशी के द्वारा एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाती है। यह समिति अपने प्रधान कोषाध्यक्ष को नियुक्त करती है और इस समिति के द्वारा अपने ही दल के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के परामर्श के अनुसार सभा के अनुसार उसके पक्ष में राज्य में तीव्र चुनाव अभियान चलाया जाता है, प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार प्रसार कार्य में अधिकतम $30,000 रुपए की खर्च करने की सीमा होती है, लेकिन अगर किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन के साधनों का सहयोग लिया जाता है। कई बार रेडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार का कार्य करने का प्रयास किया जाता है और जहां कहीं बार आवश्यक हो तो उस प्रत्याशी के पक्ष में साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। तीसरे चरण की बात करते हैं, निर्वाचन के सदस्य का चुनाव। निर्वाचन के मंडल के सदस्यों का चुनाव यह अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का तृतीय चरण माना जाता है, तीसरा चरण माना जाता है। दोनों ही प्रमुख दलों के द्वारा निर्वाचन मंडल के चुनाव हेतु अपने ही दल के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाता है। जिन कार्यकर्ताओं को निर्वाचन मंडल के चुनाव हेतु कैंडिडेट बनाया जाता है उन्हें शपथ लेनी होती है, उन्हें शपथ ली जाती है कि वे निर्वाचित होने के बाद अपने ही दल के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव में अपने ही दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की ली गई शपथ के लिए अवहेलना की जाती है, उल्लंघन किया जाता है तो उनके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सामान्यतः निर्वाचन के सदस्य होते हैं वे प्रदेश देश से मताधिकार का आधार पर देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचन के सदस्यों की संख्या 538 होती है। 435 प्रतिनिधि सभा, सीनेट और 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार से 538 सदस्य होते हैं। चुनावी वर्ष के नवंबर माह के पहले मंगलवार को या सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि को निर्वाचन के चुनाव होते हैं, लेकिन निर्वाचन के सदस्य के लिए चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर संपन्न होते हैं, अर्थात निर्वाचन सदस्य सूची प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। सूची प्रणाली का मतलब होता है कि मतदाताओं के द्वारा अपना मत किसी प्रत्याशी को नहीं देकर के दल विशेष के पक्ष में मतदान किया जाता है। जिस राज्य में जिस दल को मेजोरिटी प्राप्त होती है, बहुमत प्राप्त होता है, उस राज्य के द्वारा अपनी निर्धारित संख्या में निर्वाचन मंडल के चुनाव हेतु सदस्य भेजे जाते हैं जो आगे चलकर के देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने चुनाव में मताधिकार का उपयोग करते हैं। केंद्र यह है कि लगभग 270 मत प्राप्त जिस दल के निर्वाचन सदस्य के प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसी दल के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की संभावना रहती है। अगला चरण की बात करते हैं, राष्ट्रपति के लिए चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव यह अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रक्रिया का चौथा चरण माना जाता है। चुनावी वर्ष के
दिसंबर माह के पहले बुधवार को या सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि को निर्वाचन के सदस्य अपने अपने राज्य की राजधानी में एकत्रित हो जाते हैं और देश में होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय पद के लिए मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5 दिन होता है मतगणना, ये काउंटिंग होती है। मतदान के बाद मत को प्रमाणित करने के बाद उन्हें सीनेट के अध्यक्ष के पास दे दिया जाता है। सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा दोनों सदनों के समक्ष मतों की गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है और जिस प्रत्याशी को 270 मत प्राप्त हो जाते हैं उसे सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात 270 मत प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सभा के द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में निर्णय किया जाता है। ऐसी स्थिति में 3 सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या छांट जाती है और उसके बाद प्रत्येक राज्य का एक मत पड़ा जाता है और उसके आधार पर 3 में से जिसको सबसे अधिक जो मत प्राप्त होते हैं उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में किसी निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा उसके सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा ही उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित घोषित की जाती है। और अंतिम बात कहती है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा 20 जनवरी को अपने पद के कार्यभार को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के 5 होते हैं: उम्मीदवार का मनोनयन, चुनाव अभियान, राष्ट्रपति निर्वाचन के संसद चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव और 5वां राष्ट्रपति पद के द्वारा कार्यभार को ग्रहण करना। धन्यवाद।